आप सभी का कार्यक्रम विचार विमर्श में। मैं हूं ज्योत्सना वाहल। खेती किसानी और पशुपालन के साथ साथ इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी जानकारी देते हैं जिनके बारे में आप सभी के लिए जानना आवश्यक है। आज के कार्यक्रम का विषय भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि इसमें किसानों की अतिरिक्त आय भी जुड़ी है। जी हाँ, ये किसानों के लिए अतिरिक्त आय का जरिया भी है। आज के कार्यक्रम के विषय से आपको अवगत कराते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है खाद्य प्रसंस्करण, आज की जरूरत। तो इससे पहले हम इस विषय पर चर्चा शुरू करें, आइए आपको दिखाते हैं इस पर आधारित हमारी एक छोटी सी खास रिपोर्ट। भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। खाद्यान्न के अलावा दूध, फल और सब्जी का भी रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। बावजूद इसके उपभोक्ताओं को फल और सब्जियों के लिए साल के अधिकांश वक्त ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। इसकी मुख्य वजह यह है कि किसान की फसल जब तैयार होकर बाजार में आती है तो अधिक आवक के कारण उसे उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता, और जब बाजार में आवक कम होती है तो दाम अचानक बढ़ जाते हैं और उपभोक्ता को महंगी सब्जियां और फल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसान के पास फल और सब्जियों के उचित भंडारण की व्यवस्था नहीं होती और फल के तैयार होने पर उसे बाजार में जल्दी से जल्दी बेचना पड़ता है। ऐसी हालत में बाजार में सब्जियों या फलों की पूर्ति ज्यादा हो जाती है और इससे उनके दाम कम हो जाते हैं। किसान के सामने यही एक समस्या नहीं है जिससे उसे उसकी फसल की कम कीमत मिलती है, बल्कि कई और समस्याएं भी हैं। इसमें मुख्य समस्या फसल तैयार होने के बाद के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना का अभाव है। फसल के तैयार होने के बाद उसके रखरखाव को लेकर किसान को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। अगली समस्या फसल को बाजार तक पहुंचाने से जुड़ी है, क्योंकि कई बार परिवहन और कई बार जानकारी के अभाव में किसान अपनी फसल को बाजार तक सही वक्त पर नहीं पहुंचा पाता और ऐसे में वो गांव के भीतर ही अपना सामान कम दाम पर बिचौलियों को बेच देता है। फिर समस्या आती है कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग की, क्योंकि कुछ फल और सब्जियों को छोड़कर ज्यादातर फल और सब्जियां जल्दी खराब होने वाली होती हैं। वैसे किसान को हर साल होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। इसके लिए फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण की तकनीक अपनाई जा सकती है। इसके जरिए खाद्य सामग्री और पेय पदार्थों को कई रूपों में सहेजकर लंबे वक्त तक रखा जा सकता है। तो अभी आपने देखी फूड प्रोसेसिंग पर हमारी ये छोटी सी खास रिपोर्ट, और आइए आपका परिचय करवाएं हमारे आज के मेहमानों से। डॉक्टर अत्यानंद जी हमारे साथ हैं, जो कि डिप्यूटी सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। साथ ही श्री राजेश राठी, जो कि एक उद्यमी किसान हैं और ये सोया की फूड प्रोसेसिंग करते हैं। डॉक्टर एस.के. झा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं फूड साइंस एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पूसा में। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं श्री कंवल सिंह चौहान जी, जो कि एक सफल और उद्यमी किसान हैं और आप स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, मशरूम और साथ ही साथ टमाटर की जो है वो प्रोसेसिंग करते हैं। इसके बारे में आपसे जरूर जो है वो हम जानकारी लेंगे। अन्न का हमें हमेशा मान रखना चाहिए, लेकिन जब भी कोई खाद्य पदार्थ खराब होता है हम तुरंत उसे फेंक देते हैं। लेकिन वहीं अगर हम उसको प्रोसेस कर लें, उसे प्रसंस्कृत कर लें, तो उसका जीवन और भी बढ़ाया जा सकता है। किसी भी विषय को समझने के लिए उसका इतिहास, उसकी हिस्ट्री जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए डॉक्टर अत्यानंद जी से जानते हैं कि फूड प्रोसेसिंग की शुरुआत कब से की गई और पहले से लेके आज तक के समय में इसमें क्या अंतर देखा गया है? आप पौराणिक काल से देख लें, वेद काल, पुराण काल, जहाँ की आप देखेंगे कि कई ऐसे वाक़या आते हैं जहाँ की चर्चा की गई है कि आज की चीज़ें बनी हुई बहुत बाद में उपयोग में लाई गई। धीरे धीरे ये आपको कई कालों तक देखें तो लोग, जैसे हड़प्पा काल में आप देख लें कि लोगों ने खाना बनाना सीखा, आग का जब आविष्कार हुआ, बर्तन आदि मिलते हैं, उस समय हांड मिलते हैं जिसमें वो अपने खाद्य पदार्थ को प्रिजर्व करके रखते थे, कई सालों बाद यूज करते थे।
किसान धीरे धीरे जो है कि अपने खाद्य पदार्थ को उसके स्वरूप को परिवर्तन करके जब उपयोग में लाने लगा जी तो ऐसे देखे गए कि कई चीज़ें जो कि इस सीजन में उपलब्ध नहीं थे, जिस सीजन में उनकी उपज होती है जी उसका बाद में वो उपयोग करने लगे, सुखा करके या उसमें कुछ तेल वगैरह मिला करके, जैसे अचार हुआ, जी कई सालों तक अचार का उपयोग कर सकते हैं। जी चटनी उसको भी प्रिजर्व करने लगे। आज धीरे धीरे उसी का विकसित फॉर्म आप देख लें कि केचप आ रहा है या सॉस आ रहा है, जी कई तरह की चीज़ें हैं जो कि सीधे आपको टेबल पर उपलब्ध है, रेडी टू ईट, जिसको आज हम नाम दे रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है कि प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग दोनों जो है इतना विकास कर चुका कि आज इंडस्ट्री का, उद्योग का रूप ले चुका है। और आप देखें कि हमारा मंत्रालय इसी उद्देश्य से बनाया गया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इसका नाम दिया गया, और यह पहले कृषि मंत्रालय का एक अंग हुआ करता था। इसकी महत्ता को देखते हुए कि प्रसंस्करण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय एक अलग मंत्रालय होना चाहिए, और इसे बनाया गया। हमारा मंत्रालय आज की तिथि में जो उद्योग हैं, इस क्षेत्र में काम करने वाले उद्योग हैं, उनको खड़ा करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करता है, और आज ये बहुत बड़े पैमाने पर एक उद्योग का रूप ले लिया है। जी, वहीं अगर हम बात करें, अभी आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेवलप कर गया है अब खाद्य प्रसंस्करण, पहले के समय से आज तक का जो आपने एक अंतर यहाँ पर बताया, तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि अब काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुका है। लेकिन अगर कोई किसान के, अगर हम नज़रिए से देखें, कोई किसान खेती किसानी या पशुपालन के साथ साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे, क्योंकि अब हम देखते हैं कि ग्रामीणों के साथ साथ जो शहरी लोग हैं उनकी भी रुचि प्रोसेसिंग में काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो कोई एक किसान या फिर कोई शहरी लोग जो इस क्षेत्र में आगे आना चाहें, उनको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? इस इंडस्ट्री में अगर आके शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें कितनी लागत लगती है शुरुआत में? डेयरी के लिए अगर कोऑपरेटिव है उनके इलाके में तो वहाँ वो अपना दुग्ध दे सकते हैं। कोई बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की डेयरी इंडस्ट्री लग गया है, प्राइवेट डेयरी इंडस्ट्री भी लग गया है जी। तो अपना गाय पालन करके, भैंस पालन करके दुग्ध को नज़दीकी जो है सेंटर तक ले जा सकते हैं, जो अतिरिक्त दूध है जी। आज भी भारत में आप देखते हैं कि प्रोसेसिंग जो है बहुत कम हो रहा है दुग्ध का, बिल्कुल, तो वहां तक ले जा सकते हैं। जैसे सब्जी है, उनका इतना उत्पादन हो, भारत में जनरली आप देखते हैं कि लोग ताजा सब्जी खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर जो उनकी अतिरिक्त है, बहुत सारी मात्रा में अतिरिक्त होती है जो कि बर्बाद होती है, हम उसकी अगर बात करें तो उसको प्रोसेस करके बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं उनके नजदीक में भी होंगे जो कि उनको पता नहीं होगा, उससे अगर जुड़ करके वो अपना बिजनेस करें, उनसे कांटेक्ट कर लें जी। हाँ, तो इससे क्या होगा कि उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनका जो उत्पाद है उसका वास्तविक पैसा मिल सकेगा जी। उससे जितना वो जो मार्केट में ले जाते हैं, बिचौलिए उनका जो पैसा ले जाते हैं, वो सीधे अगर इंडस्ट्री मैन से, उद्योगपति से जो कि उस इलाके के हैं, उनसे अगर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उनका, तो बीच के सारे जो बिचौलिए हैं उनसे जो उनकी जो पैसे चले जाते हैं, उनको सही उपज के पैसे नहीं मिलते हैं, वो मिल सकेंगे। और उनके जो उत्पाद हैं उनका हम प्रोसेस करके और आगे जो है उपभोक्ता तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप दूसरी जो बात आपने की कि छोटे लोग कैसे अपने आप कैसे कर सकते हैं, वो कैसे आगे जो है वो आ सकते हैं, तो इसके लिए क्या है कि बहुत सारे राज्य सरकार इसके लिए जो है छोटे छोटे सहायता प्रदान करते हैं। एमएसएमई मंत्रालय भी जो है इसके लिए सहायता देता है, और वो किसान जो है वहाँ जा कर के
उस मंत्रालय से संपर्क करके या राज्य सरकारों की जो खाद्य प्रसंस्करण के बहुत सारे स्कीम जो चल रहे हैं उससे लाभ उठा सकते हैं। जी, वहीं डॉक्टर एस के झा, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप पूसा से हैं और काफ़ी जो किसान हैं आपके पास यहाँ आते होंगे फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग भी लेने के लिए, तो इस फील्ड में अगर कोई आना चाहे तो पूसा किस लिहाज से जो है किसानों की या फिर कोई भी इंसान जो इस फील्ड में आगे आना चाहे किस प्रकार से जो है उनकी मदद करते हैं, कैसी ट्रेनिंग मिलती है, कितने दिन की उन्हें जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है? देखिए, खाद्य प्रसंस्करण में आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि किसान नहीं, आज का जो पढ़ा लिखा युवा जो ग्रेजुएशन करके या 12वीं पास करके इस तरह रुझान काफ़ी बढ़ रहा है। इस तरह के लोग आजकल काफ़ी हमारे संस्थानों में फ़ोन के द्वारा या कभी व्यक्तिगत तौर से आकर के आ रहे हैं और जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं। अभी आपने सुना होगा अपने प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने कहा था कि अगर किसानों की आय बढ़ानी है बल्कि डबल करनी है तो खाद्य प्रसंस्करण ही उसका एक रास्ता है। जो विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र में वो भी कहते हैं इसको सनराइज सेक्टर के नाम से नाम दे रहे हैं कि ये जो है सनराइज सेक्टर है जहाँ पे बहुत लोगों को उद्यम क्रिएट किया जा सकता है। तो अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें तो बहुत सारी तकनीकियां विकसित की गई हैं, अनेक संस्थान जो काम कर रहे हैं जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी है और आईसीआर के बहुत सारे संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर एक राज्य में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, यहाँ पे इस क्षेत्र में काम हो रहा है। और जहाँ तक हमारे संस्थान की बात है, हमारे यहाँ खाद्य प्रसंस्करण एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग है, यहाँ पे हम लोग अनाजों का प्रसंस्करण एवं फल सब्जी का प्रसंस्करण पे काम करते हैं। हम लोगों ने बहुत तरह के उत्पाद यहाँ पे बनाए हैं जिससे इनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाया है और इसकी आयु को काफ़ी हद तक बढ़ाया है कि एक बार प्रोसेस करते हैं तो आप 6 महीना साल भर तक इन उत्पादों को रख सकते हैं। वो रेडी टू ईट जो आपको चाहिए कि बिल्कुल आपको पकाने का समय नहीं है। आजकल ये शहरों में खास करके बढ़ गया है, बिल्कुल लोगों को समय नहीं मिलता कि वो घर में आके जो है वो खाना पका पाए, इसलिए रेडी टू ईट फूड जो है वो लेके आना ज्यादा वो प्रेफर करते हैं। वहीं कंवल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप एक सफल किसान है, एक उद्यमी किसान है, आप बेबी कॉर्न के साथ साथ जो मशरूम है, स्वीट कॉर्न है, टमाटर है, इनकी आप प्रोसेसिंग करते हैं। आपने इसकी शुरुआत कब की और प्रेरणा कहाँ से मिली, इसके बारे में सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। मैंने 1996 में बेबी कॉर्न की खेती की शुरुआत की। जब बेबी कॉर्न हम मंडी में बेचने जाते थे 5 स्टार होटल में, तो कम मात्रा में बिकती थी, कई बार नहीं बिक पाती तो हमें मतलब खराब हो जाती थी। तो उसके बाद थोड़ा मंडी में शुरू किया, मंडी में भी जब ज़्यादा मात्रा में आ जाती तो नहीं सेल कर पाते थे हम। तो फिर फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसको हमने बेबी कॉर्न को देना शुरू किया। पर कई बार उन्होंने भी मना कर दिया कि हमारे पास तो दूसरी फसल चल रही है, चेरी चल रही है, और तो हम नहीं ले पाएंगे। तो हमें एक प्रेरणा मिली कि हम खुद क्यों ना इसको खुद शुरू किए। तो हमने इस तरह से 2009 में फूड प्रोसेसिंग की छोटी सी फैक्ट्री शुरू की। 2009 में और हमने ये शुरुआत ही नहीं बल्कि हमने अपने किसान जो हमारे गांव के आसपास के किसान हैं उनको मिनिमम गारंटी प्राइस, मतलब यदि जैसे कोई किसान ये स्वीट कॉर्न उगाता है तो इस भुट्टे को हम जो है मिनिमम हमने 7 रुपए किलो का किसान को रेट दिया हुआ है। मंडी में 25-30 रुपए किलो भी कई बार बिकती है ये, पर जब बिल्कुल मंडी में नहीं बिकती, 2-3 रुपए किलो के रेट आ जाते हैं तो किसान को तो भी हम 7 रुपए किलो का रेट देते हैं और अपनी फूड प्रोसेस जो इंडस्ट्री है उसमें इसका दाना निकालते हैं और दाना निकालने के बाद में जो है इस डब्बे में इस तरह से इसको पैक करते हैं, प्रोसेस करते हैं और इसके बाद बाजार भेजते हैं। इसकी हमारे देश में इसकी बहुत जरूरत है। हमारे से पहले जो स्वीट कॉर्न आता था थाईलैंड से आता था, परंतु हमने जब से प्रोसेस किया तो थाईलैंड से आना कम हो गया और हमारी मार्केट पूरे देश में इस तरह से बन गई है। इसी तरह से मशरूम की खेती हमारे सोनीपत जिले में होती है। सोनीपत जिले में मशरूम होती है, मशरूम में भी यही प्रॉब्लम थी, जब ज़्यादा हो जाती थी तो नहीं बिक पाती थी। तो मशरूम का भी हमने प्रोसेस शुरू करनी है। ये मशरूम का डिब्बा है और प्रोसेस करके ये मशरूम जो है पहले चाइना से आती थी, इसी तरह से हमने शुरू की तो भारत में इसकी पूरी मार्केट है और साथ में एक्सपोर्ट भी, हमारे से एक्सपोर्टर भी खरीद के मशरूम को एक्सपोर्ट करते हैं। और यही नहीं कि ये मशरूम की लाइफ कम है, ये 3 साल तक की इस मशरूम की लाइफ है। 3 साल तक 3 साल बाद भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरह से मैं बताऊंगा, ये टमाटो प्यूरी है,
टमाटर भी पहले चाइना से आता था, टमाटो पेस्ट आता था, उससे पूरी बनती थी। जी। अभी हमने ये टमाटो पूरी बनाना शुरू कर दिया है और इसी तरह से हमने टमाटर का भी अपने किसानों को एक मिनिमम गारंटी प्राइस दिया हुआ है और इसी तरह से हम ये टमाटर और ये टमाटो केचप भी बनाते हैं। जी बिल्कुल। इसमें किस प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे आपसे, लेकिन चलते हैं, हमारे साथ राठी जी यहाँ पे मौजूद हैं। आप जो है वो सोया की प्रोसेसिंग करते हैं राठी जी, कितने समय पहले आपने ये सोया की प्रोसेसिंग शुरू की और सोया ही क्यों आपने चुना? जी ज्योत्सना जी, सबसे पहले मैंने 2012 में सोया फूड प्रोसेसिंग का एक प्रोग्राम टीवी पर देखा था जी। उसके बारे में मैंने जानकारी के लिए फिर मैं पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गया और वहाँ पे किसान मेला लगा हुआ था। तो डॉक्टर एस.के. झा जी से और डॉक्टर तालुकदार जी से बात हुई जो सोया फूड प्रोसेसिंग का देखते हैं जी। तो उन्होंने इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरह डिटेल से हमें बताया और उन्होंने बताया कि आगे भविष्य में इसका सोया फूड प्रोसेसिंग का बहुत महत्व है और ये कि हेल्दी और न्यूट्रिशन जिसकी वैल्यू हाई है और सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है, ये मतलब बहुत बढ़िया रहेगा आपके अगर आप भविष्य में इसकी फील्ड में आप काम करते हैं तो इसकी ट्रेनिंग के लिए हम फिर MSME के NSIC में गए और वहाँ से हमने ट्रेनिंग ली। 3 महीने का हमने वहाँ से कोर्स किया। 3 महीने का आपने यहाँ से ट्रेनिंग ली है? जी 3 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद हमें थोड़ा सा लगा कि ज्ञान अभी अधूरा रह गया हमारा और उसके लिए हम CII भोपाल गए जहाँ पे सोयाबीन फूड रिसर्च सेंटर है, वहाँ से हमने इसका कोर्स किया और उसके बाद हमने प्लांट लगाने के बारे में सोचा जी। और उसके बाद हम वैसे हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं और हमने अपना प्लांट लगाया नांगलोई में, क्योंकि हरियाणा के अंदर गाय भैंस का दूध अभी अच्छी मात्रा में मिल जाता है तो और दिल्ली के अंदर ऐसा है नहीं। तो गुणवत्ता की चीज़ है, मतलब दिल्ली के अंदर लोग भी अनफिट हैं, ज़्यादा मतलब तोंद निकले हुए हैं, इस तरह के लोग हैं तो उनके लिए सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ये फैट फ्री और प्रोटीन ज़्यादा होता है इसके अंदर जी। तो सेहत के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो इसका हमने प्लांट सेटअप किया नांगलोई में जी। और इसके बाद हमने प्रोडक्शन शुरू कर दिया 2 साल पहले और उसके बाद हम इस फील्ड में काम करते गए और मतलब फर्स्ट टाइम में बहुत सारी दिक्कतें आई। उसके बाद हमारा पिछले 1 साल से काफ़ी स्मूथ चल रहा है जी। और बहुत अच्छा हमारा काम इसमें निकल रहा है जी। तो अभी आपने बताया कि किस प्रकार से आपने इसकी शुरुआत की है, आपने किस प्रकार से अपना सोया ही को आपने क्यों चुना, कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली, कितने समय की ट्रेनिंग ली, इन सभी बातों पर बातचीत जो है वो और भी आगे जारी रखेंगे। लेकिन कार्यक्रम में वक्त हो चला है, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श। सुंदर रूप रंग आकार दे, स्वप्न करें साकार। स्वच्छ रख पंचतत्व को, धरा का करे विकास। देखिए प्रकृति की ओर हर गुरुवार सुबह 9:30 पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। इनमें से कौन सा तत्व पौधों के लिए लगभग गैर जरूरी है? सोडियम। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है खाद्य प्रसंस्करण, आज की जरूरत। हमारे साथ यहाँ विशेषज्ञ भी मौजूद हैं और साथ ही साथ सफल और उद्यमी किसान भी मौजूद हैं जो अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे साथ यहाँ पर बांट रहे हैं, साझा कर रहे हैं। आइए चलते हैं डॉक्टर अत्यानंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका मंत्रालय जो है वो कोल्ड चेन नेटवर्क भी चलाता है, तो इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे और कोल्ड चेन नेटवर्क कितनी अहम भूमिका निभाता है खाद्य प्रसंस्करण में? मंत्रालय एक बहुत अच्छा यह प्रोग्राम, मंत्रालय का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी, जिसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत कोल्ड चेन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ का अनुदान दिया जाता है जी। यह डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है और कितना अनुदान की राशि मांगी गई है। जो ऊपरी अधिकतम राशि जो मंत्रालय द्वारा दी जाती है वो 10 करोड़ की है। अभी तक 134 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको कि ये अनुदान राशि दी जा चुकी है और ये भारत के कई स्टेट्स में फैले हुए हैं। इसमें मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं कि
जैसे मटर है, मटर को आप जो है खेत से लाते हैं, जी उसको प्रसंस्करण करके जिसको कि हम IQF कहते हैं, जी करने के बाद उसको स्टोर कर देते हैं। स्टोर जो करते हैं वो माइनस टेम्परेचर पर करते हैं, -25 तक उसको स्टोर करते हैं। करने के बाद जब भी हमें ज़रूरत बनती है उसे छोटे छोटे पैकेट में बना करके और मार्केट में हम उसको लाते हैं। वैसे सीजन में लाते हैं, वैसे समय पर लाते हैं जब हरी मटर की उपलब्धता नहीं होती। लेकिन क्या जब आपने बताया कि हम इसको प्रिजर्व करके रखते हैं, हाँ। तो जाहिर बात है कि शीत जगह पे आप इसको बिल्कुल प्रिजर्व शीतलित करके करते रखते हैं उसको, इसीलिए मैंने कहा उसके माइनस टेम्परेचर अंदर के जो उसके प्रोटीन्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उन पर बिल्कुल कोई असर नहीं। नहीं पड़ता। जैसा कि ताजगी आपको और जितना न्यूट्रिएंट्स जिस समय खेत से वो आई है उसी ताजगी भरा आपको जब उसके पैकेट खोलेंगे तो आपको मिलेगा। लोगों में ये वहम होता है कि ये पैकेट बंद है, पता नहीं क्या होगा, इसमें कुछ केमिकल मिला होगा। ऐसा कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से उसको जो है शीतलित करके और रखा जाता है, जो कि 3, 4, 5 महीने के बाद उसमें से निकाल करके छोटे पैकेट में बना करके और फिर मार्केट में लाया जाता है। तो ये बिल्कुल आपको वही ताजगी मिलेगी उसमें जो खेतों से आप तोड़ करके लाते हैं। जी, उतना ही फ्रेश रहता है जैसे कि हम खेत में से जब इसको अपनी किसी फसल को निकाल कर लाते हैं। वहीं अभी हमने यहाँ कोल्ड चेन नेटवर्क की डॉक्टर साहब बात की है। फूड सेफ्टी की अगर हम बात करें तो फूड सेफ्टी के नज़रिए से ये कितना अहम है? फूड प्रोसेसिंग सामान्य भाषा में अगर आप समझें फूड सेफ्टी को, तो अगर कोई पदार्थ खाएं जिसके ऊपर लेबल लगा हुआ है और उस पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप ऐसे खाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सपोज कि आप कोई नूडल्स खा रहे हैं और उसको कहा गया है कि पका के खाएं, लेकिन आप उसको बिना पकाए खाएंगे तो आपकी जानकारी नहीं है, इसीलिए आपका ये प्रॉब्लम प्रोसेसिंग का नहीं है, आपका प्रॉब्लम है। तो अगर हम इंटेंडेड यूज़ के हिसाब से उसको व्यवहार करें, खाएं, तब अगर प्रॉब्लम होता है तो इसको फूड सेफ्टी के अंतर्गत आता है। और अभी आपको पता होगा फूड सेफ्टी के लिए अलग से भारत सरकार ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया है, ये अपने कार्य में है। और आजकल कोई अगर फूड प्रोसेसिंग करना चाहता है तो उद्यमी बनना चाहता है तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि FSSAI का लाइसेंस जरूर से ले, नहीं तो वो उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो अगर आप फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के पास लाइसेंस लेने के लिए जाएंगे तो वो आपके सारी फैसिलिटीज़ को चेक करेंगे और देखेंगे कि आपने जो फूड प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरतमंद जो प्लांट सेटअप है, जो हाइजीन है, उसका ध्यान रखा है कि नहीं रखा है। तो उसके बाद ही आपको लाइसेंस देंगे। इसलिए अगर कोई आप FSSAI लाइसेंस लेकर काम करते हैं तो ये मान के चला जाएगा कि आपने सारी मान्यताओं को, जो भी उसमें रेगुलेशंस प्रोटोकॉल्स हैं, उसको फॉलो किया है और उसके द्वारा बनाया गया पदार्थ सेफ फूड होगा, उसको खाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही नटसेल में सामान्य भाषा में इसी को फूड सेफ्टी कहते हैं। और फूड सेफ्टी किसी एक आदमी का या एक इंस्टीट्यूशन का काम नहीं है, क्योंकि फूड सेफ्टी पूरे दायरे में आता है। जहाँ से किसान पैदा करता है, जैसे इन्होंने पैदा किया, अब इन्होंने कौन सी खाद डाली, कौन सी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डाली, वहाँ पे इन्होंने ध्यान रखा कि नहीं, उतनी ही मात्रा में इन्होंने डाला जितना कि कहा गया है, साइंटिफिकली रिकमेंड किया गया है। इन्होंने जब किया, इसके बाद प्रोसेसर के पास गया, प्रोसेसर ने सही ढंग से उसी हिसाब से किया जैसे प्रोसेसिंग उसको बताई गई है, वो प्रोटोकॉल फॉलो किया है। फिर उसके बाद कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर ने पैकेट खोला और अपना हाथ अगर साफ नहीं रखता है, वो हाइजीन पूरा प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया, तो वहां भी कंटामिनेट हो सकता है। तो अगर पूरे चेन में सबने ध्यान रखा लेकिन कंज्यूमर ने नहीं ध्यान रखा, तब भी अनसेफ हो सकता है। इसीलिए इस फूड चेन में जितने भी लोग हैं, चाहे इंसेक्टिसाइड बनाने वाले, पेस्टिसाइड बनाने वाले, चाहे ग्रोअर, चाहे प्रोसेसर, चाहे खाने वाले, चाहे रिटेलर, जो भी हैं, सबको फूड सेफ्टी नॉर्म को फॉलो करना जरूरी है। इसीलिए इस चेन से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको FSSAI से लाइसेंस लेना जरूरी है। जी,
तो यहाँ पे ये बात तो हो गई यहाँ पर लाइसेंस की डॉक्टर झा, लेकिन अगर हम बात करें पूसा संस्थान की, तो एक बार दर्शकों के लिए बताना हम चाहते हैं कि आप उन्हें ये बताएं कि क्या वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है फूड प्रोसेसिंग के हमारे लिए? यहाँ- कितने लोग, जैसे राठी जी आपके साथ जुड़े, ऐसे ही कितने लोग यहाँ पर आकर लाभान्वित हुए? बहुत सारे लोग, मैंने बताया, ये बहुत बेहद खुशी की बात है मेरे लिए यहाँ पे बताना कि आजकल बहुत सारे लोग जो नवयुवा पढ़ लिख करके आ रहे हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, न कि नौकरी की तलाश में बल्कि दूसरों को नौकरी देने के लिए। ऐसे ही एक राठी जी की तरह एक कुंदन कुमार जी हैं जिन्होंने सोयाबीन की, एक रोस्टेड सोयाबीन की तकनीक हमारे साथ ली है, हमसे ली है, और उसको काफ़ी अच्छे स्केल पे उसका व्यवसाय कर रहे हैं। और इससे देखिए केवल वही नहीं लाभान्वित हुए हैं, उनके साथ उन्होंने 10-20 लोगों को नौकरी भी दिया है। अच्छा। और सोयाबीन जहां से लेते हैं उस गांव में उन्होंने ये कह दिया कि आपका जो भी उत्पाद होगा मैं वो खरीद लूंगा मार्केट रेट से ऊपर के रेट पर। जितना आपको मार्केट पे मिलता है उससे ज़्यादा, और उस गांव के जितने भी किसान उपजाते हैं उनको उन्होंने एक तरह से सुनिश्चित कर दिया कि आपका जो भी उत्पाद होगा, जो भी उत्पादन करेंगे मैं ले लूंगा, मैं उसे प्रोसेस करके दिल्ली के मार्केट में बेचूंगा या अन्य जगह बेचूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेन बन गया, प्रोड्यूसर से लेकर के प्रोसेसर फिर कंज्यूमर। और आप जानते हैं, जैसे राठी जी ने भी कहा कि सोयाबीन एक फ्यूचर क्रॉप के रूप में भारत सरकार ने फूड एश्योरेंस कर दिया है, जो फूड बिल जो पास किया, जिससे कि अब किसी को खाने में दिक्कत नहीं होगी, सबको अनाज मिलेगा। लेकिन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अभी भी हम अचीव नहीं कर पाए हैं, और इसमें हमें बहुत आगे बढ़ के काम करना होगा, बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। और इसीलिए सोयाबीन को एक ऐसा क्रॉप देखा गया है, जो हमारे अनुसंधान में लगे लोग हैं, आप देखेंगे कि उन्होंने सोयाबीन को एक मेजर क्रॉप के रूप में प्रोजेक्ट किया है कि जो हमारे देश के न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ जो मामला है उसमें बहुत हद तक कामयाब हो सकता है। तो सोयाबीन से रिलेटेड जो भी प्रोसेस्ड उत्पाद हैं, जो भी लोग लगे हैं, अपनी आय को बढ़ा ही सकते हैं, आपकी सेहत का भी, हमारी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं एक उत्पाद। तो पूसा इसमें जो ट्रेनिंग है वो कब देता है? क्या कोई सुनिश्चित इसके लिए कोई महीना होता है जब ट्रेनिंग दी जाती है, या कितने लोगों का बैच होता है, कितने लोगों का समूह होता है जो एक साथ आकर ट्रेनिंग ले, या कोई अकेला भी आकर यहाँ पे ट्रेनिंग ले? पूसा में कई तरह के हमारे जो ट्रेनिंग के मोड हैं, कुछ तो हम लोगों ने इस तरह से किया है कि अगर कोई व्यवसाय अपना करना चाहता है और 1-to-1 ट्रेनिंग करना चाहता है, तो एक हमारे यहाँ JTM BPD सेल है, जोनल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड बिजनेस प्लान डेवलपमेंट। अच्छा। ये एक आपसे MOU करेगा और उसके कुछ लाइसेंस फी संस्थान ने निर्धारित किए हैं। अगर वो पे करते हैं तो संस्थान आपको, जब तक आप अपने आप को ये ना मान लें कि आपने अच्छी तरह से सीख लिया, अपने लैब में ट्रेनिंग देगा। और उसके बाद आपको एक और भी कि लेवल में ये लिखने की इजाज़त देगा कि मैन्युफैक्चर्ड अंडर लाइसेंस फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इससे एक बहुत बड़ी लोगों के बीच में धारणा, चूंकि पूसा संस्थान का जो है कि यहाँ से अच्छी टेक्नोलॉजी जनरेट होती है, अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं, तो आपको व्यवसाय करने में उससे एक हेल्प मिलता है अगर आप ये लिखते हैं। और हमारे मार्गदर्शन में वो आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप अच्छा प्रोडक्ट भी बनाते हैं। क्या महिलाएं भी जो है वो आपके साथ? हमारे यहाँ कई तरह की, तो एक तो ये मोड हो गया। दूसरा, हम लोग 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कई बार तो हम लोग अपनी तरफ से आयोजित करते हैं। जब आपको बुलाते हैं, आप आइए इसमें और ट्रेनिंग लीजिए, उस समय में निःशुल्क होता है। अच्छा। लेकिन कई बार जैसे राज्य सरकारें हैं उनको प्रायोजित करती हैं, जैसे 10 लोगों का, 20 लोगों का बैच है, तो जो उसमें खर्चा आता है वो खर्चा राज्य सरकार पे करती हैं, या बोर्ड जो होते हैं राज्य सरकार के वो पे करते हैं, और हम उनको उनके हिसाब से किस पे चाहिए अगर, क्योंकि जब हम लोग करते हैं तो उसमें होता है कि हम अपने हिसाब से ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाते हैं। लेकिन अगर आपको जरूरत है कि केवल बेबी कॉर्न का प्रोसेसिंग करना है, तो बेबी कॉर्न से जुड़े फार्मर्स को हमारे यहाँ भेजिए, प्रायोजित कीजिए, जिसमें खर्चा आएगा हम बताएंगे आपको, और उन्हीं के हिसाब से जो भी जितने दिन की जरूरत होगी उतने दिन का ट्रेनिंग हम आपके लिए बना देंगे जी। तो ये हम इंटरनेशनल लोगों के लिए भी बहुत लोग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी लोग आते हैं यहाँ, ट्रेनिंग ले जाते हैं हमारे पास, और देश के तो हैं ही
जी, तो महिलाओं का भी रुझान इसमें देखने के लिए मिलता है, जैसे स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं गाँव में, वो इन चीजों में ज्यादा जो है वो रुचि रखते हैं, प्रोसेसिंग में, चाहे अचार बनाना हो, मुरब्बा, पापड़, ये सब बनाना हो, तो क्या वो भी आप आगे आते हैं बढ़कर? बिल्कुल, कई महिलाओं का समूह जो है हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र सिकोहपुर गुड़गांव के पास है, वहाँ से भी जुड़े हैं और वो भी इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। कई सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाया है और भी कई सारी महिलाओं का ग्रुप है। कृष्णा पिकल्स का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने काफ़ी बढ़िया, जैसे हमारे कमल सिंह जी हैं, उनकी तरह काफ़ी बड़े स्केल पे आप प्रसंस्करण का काम कर रहे हैं और बहुत सारे उत्पाद उन्होंने लाया है बाजार में और अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद लाया है और अपनी लाभ कमा रहे हैं। हमारे जो कंज्यूमर हैं उनको अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं। जी डॉक्टर झा, ये तो आपसे बात हुई, लेकिन कमल जी, आपसे अभी हमने जाना कि आप कितने सारी जो फसलें उनका आप फूड प्रोसेसिंग करते हैं, चाहे वो स्वीट कॉर्न हो, मशरूम हो, बेबी कॉर्न हो, टमाटर हो। आपने बताया कि ये मशरूम 3 साल तक जो है वो चल सकता है, 3 साल तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से ऐसे प्रिजर्वेटिव्स इसके अंदर आप डालते हैं जो हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक ना हो और सालों साल जो है वो इसको चलाएं आगे? प्रिजर्वेटिव इसमें कोई खास नहीं होता। जो मशरूम है, मशरूम में हम सिर्फ नमक का पानी और सिट्रिक एसिड डालते हैं। सिट्रिक एसिड नींबू का रस होता है जी। इसमें 1.5% नमक और 0.1% यानी कि हजारों ऐसा सिट्रिक एसिड डालते हैं जो मनुष्य के खाने के लिए कोई नुकसानदायक नहीं होता। अच्छा। इसी तरह स्वीट कॉर्न है, स्वीट कॉर्न में हम 1.5% चीनी, 1% नमक और 0.1% सिट्रिक एसिड। इसमें भी कोई खास ऐसा प्रिजर्वेटिव नहीं है जो मतलब मानव को नुकसान करता हो। और टमाटो पूरी रही, टमाटो पूरी में नमक और चीनी डालते हैं क्योंकि ये खट्टा होता है, सिट्रिक एसिड इसमें डालने की जरूरत ही नहीं होती। किस तरह के प्रिजर्वेटिव्स इसमें डाले जाते हैं ये अभी कंवल जी ने हमें बताया है, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण आज की जरूरत, ये हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है। इस विषय पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी, बहुत सी जानकारियां अभी लेना यहाँ बाकी है, इसलिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। लोक रंग हर शनिवार शाम 4:30 पर डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है खाद्य प्रसंस्करण, आज की जरूरत। अभी तक हमने इस कार्यक्रम में जाना कि फूड प्रोसेसिंग का इतिहास क्या रहा, साथ ही साथ हमने जाना कि किस प्रकार से पूसा संस्थान इसकी ट्रेनिंग देता है, कितने लोग अब तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। कोल्ड चेन नेटवर्क के बारे में भी हमने जानकारी हासिल की। तो आइए कोल्ड चेन नेटवर्क पर आपको दिखाते हैं हमारी एक खास पेशकश। केंद्र और राज्य सरकारें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग के तहत प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की सुविधाएं और अनुदान देती हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशेष अनुदान दिया जाता है। फल और सब्जियों के प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन क्षेत्र में संग्रह केंद्र, छटाई, ट्रेडिंग और पैकिंग केंद्र, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना के साथ ही वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे किसान को उसकी उपज का अच्छा मूल्य मिले, फल और सब्जियों को सड़ने से बचाया जा सके और उपभोक्ता को उचित मूल्य पर फल, सब्जियां और उनके उत्पाद मिल सकें। तो अभी आपने कोल्ड चेन नेटवर्क पर हमारे एक खास पेशकश देखी और वापस चलते हैं डॉक्टर झा आपके पास और आपसे जानना चाहेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण की हम इतनी देर से बातचीत कर रहे हैं, हमने ट्रेनिंग के बारे में जाना, पूसा संस्थान में किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, कितने लोग आकर यहाँ पर लाभ उठा चुके हैं, मुनाफा उठा चुके हैं। खाद्य प्रसंस्करण तकनीक क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे।
खाद्य प्रसंस्करण तकनीक अगर कहें तो इसे हम 3 भाग में टेक्निकल तौर पे बांटते हैं जी प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग और टर्सरी प्रोसेसिंग। जी प्राइमरी प्रोसेसिंग के अंतर्गत हम लोग केवल सफाई करते हैं, सफाई कर देंगे तो भी मूल्यवर्धन होता है जी उसका सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करते हैं तो उससे भी मूल्यवर्धन होता है। ये प्राइमरी प्रोसेसिंग का हिस्सा है। अगर कोई अनाज हमने काटा लाया अपने खेतों से तो उसकी अच्छी तरह से सफाई कर दें, उसका श्रेणीकरण कर दें। अगर हमने फल सब्जी तोड़ा है तो श्रेणीकरण कर दें तो उससे ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू जो है बढ़ जाता है। जी दूसरा सेकेंडरी प्रोसेसिंग होता है, जैसे धान से हमने चावल बना दिया, गेहूं से आटा बना दिया, तो ये भी प्रसंस्करण की तकनीक है। आप आटा बना करके भी अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। आप देखते होंगे आजकल तो छोटे से बड़े पैक में जो है आटा उपलब्ध है। आप अपने घरों में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। जाइए, जब जरूरत पड़े 5 किलो का थैला या 10 किलो का थैला ले आइए और अपने महीने 15 दिनों की जरूरत को उससे पूरा कर लीजिए। और फिर टर्सरी प्रोसेसिंग आता है, जब मान लीजिए चावल का और उत्पाद, उसका आटा बना करके या गेहूं का आटा से फिर कोई और उत्पाद बनाइए, उसका कोई एक्सट्रूडेड उत्पाद बनाइए या कोई और भी बहुत तरह के उत्पाद आजकल मिठाई के रूप में या अन्य रूप में उसके प्रसंस्करण होते हैं, तो इसको टर्सरी प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ये 3 भागों में बांटा गया है और इसी के अंतर्गत सारा प्रोसेसिंग जो है निहित है। तो ये हमें जानना होगा कि जो भी एक प्राइमरी प्रोसेसिंग करके भी, जहां पे हो सकता है लागत थोड़ी कम लगे लेकिन लाभ कमा सकता है व्यक्ति, अपने गुणवत्ता बढ़ा सकता है अपने उत्पाद की और उससे ज्यादा लाभ ले सकता है। अगर आप उससे भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसकी आयु एक निश्चित आयु होगी, जैसे हमने सेब लाया और उसका प्राइमरी प्रोसेसिंग कर दिया तो तुरंत बेच देते हैं तो आपको मिल गई, लेकिन तुरंत अगर नहीं बिकता है तो फिर आपको उसको प्रसंस्करण करके महीने या सालों उसका प्रोडक्ट रख सकते हैं। तो उसके लिए डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है, चाहे उसके जैम या बेवरेज बना करके आप रख सकते हैं, जिसकी आयु काफी दिन होती है। तो इस तरह से आप जो भी, लेकिन हर एक का एक इन्वेस्टमेंट उसमें आप कैटेगरी में बांट सकते हैं कि लो इन्वेस्टमेंट, मीडियम इन्वेस्टमेंट और हाई इन्वेस्टमेंट। आजकल के जो युवा हैं, जब पढ़ लिख करके तुरंत इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो मैंने एक रुझान देखा है कि उनके पास एक रिस्क बियरिंग कैपेबिलिटी कम होती है। तो चाहते हैं कि कम से कम इन्वेस्टमेंट से कम इन्वेस्टमेंट से काम शुरू हो सके, ताकि अगर वो माल नहीं भी बेच पाते हैं तो उनको ये ना लगे कि मेरी दुनिया लुट गई। तो इस तरह का कम रिस्क के साथ अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और ऐसी बहुत सारी तकनीकियां हैं जिनको जरूरत हो वो हमारे संस्थान में आकर के इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या जो भी नजदीकी संस्थान हो वहां से जाकर के इस तरह की जानकारी ले सकते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट से हम क्या शुरू कर सकते हैं। जिनके पास पैसा है उनके लिए तो बहुत सारी तकनीकियां हैं और कर सकते हैं शुरू, हाई कैपेसिटी और हाई प्रोडक्ट क्वालिटी और हाई मशीनें जो हैं वो इंपोर्ट करके भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी मशीनरी हैं जो हमारे देश में भी बनती है, लोकली मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, जहां से इसका व्यवसायीकरण शुरू किया जा सकता है। जी, तो डॉक्टर शाह, ये तो बात की आपने तकनीकों के बारे में। डॉक्टर अत्यानंद जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले कोल्ड चेन नेटवर्क के बारे में डॉक्टर अत्यानंद जी बात की थी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि किसान इसमें किस प्रकार से जो है वो लाभान्वित होते हैं और आपका मंत्रालय क्या इसके लिए कोई प्रशिक्षण भी देता है? सबसे पहले कि कोल्ड चेन जो है फार्म टू फोक है, यानी खेत से उपभोक्ता तक। जहां हम खेत की बात करते हैं, फार्म की बात करते हैं, तो किसान सामने आता है जी। किसान अपना जो प्रोड्यूस है, उत्पाद है जी, वो नज़दीकी जो हमारा कोल्ड चेन का जो कंपनी है वहाँ तक पहुँचाता है। जैसे फल हुआ, सब्जी हुआ, जैसे सेव का ले लें जी। हमारा जो जितने भी कोल्ड चेन के कुछ हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में है, और सेव के बिल्कुल बाग के किनारे लगे हुए हैं, वहाँ पर सॉर्टिंग ग्रेडिंग उनका करके और उसके बाद कंपनी तक वो किसान लाते हैं वहाँ तक जी। या जो कंपनी के लोग हैं वो किसान से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जी। और उसमें लाते हैं। उसके बाद उनका जो उत्पाद है वो उसको शीतलित करके काफ़ी दिनों तक रखा जाता है। तो इसमें जो है कि किसान डायरेक्ट लाभान्वित होता है। आप जैसे डेयरी सेक्टर को ले लें जी, तो जितने भी हमारे डेयरी के कंपनी हैं
वो हमारे किसान से सीधे जुड़े हुए हैं। अच्छा, सीधे जुड़े हुए सीधे जुड़े हुए ठीक है। हैं। वो या तो कोऑपरेटिव बनाते हैं या उनसे वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आपसे हम दूध खरीदेंगे। वो जो बीएमसीज होते हैं लोकल लेवल पर, जो कलेक्शन सेंटर होते हैं, वो पहले कलेक्शन सेंटर बनाते हैं, किसान अपना दूध वहां देते हैं। कलेक्शन सेंटर से आगे जो है कंपनी का रिफर वैन जाता है या टैंकर जाता है, इंसुलेटेड टैंकर होता है, उससे वो लाते हैं। कंपनी में फिर प्रोडक्ट बनता है, पनीर हुआ, घी हुआ, बटर हुआ, और वो आगे फिर मार्केट में आप देखते हैं। हाँ, तो इससे आप बैक एंडेड जो है सपोर्ट कंपनी को कहाँ से मिलता है? कंपनी को किसानों से ही मिलते हैं जी। और इसमें जितने भी, आपको मैंने पहले भी बताया कि जितने भी बिचौलिए हैं वो लगभग समाप्त हो जाते हैं और इससे किसानों को डायरेक्ट फायदा पहुंचता है। तो यहाँ पर दो तरह के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। एक तो कंपनी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है जो कि उनके सैलरी बेस्ड होते हैं, उनके एम्प्लॉय होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं। दूसरा कि पीछे से जो किसान लाभान्वित हो रहे हैं जी। तो आप एक अनुमान के जो लगाया गया है कि लगभग 500 किसान जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के जो कोल्ड चेन के बिजनेस में है, उससे वो लाभान्वित होते हैं। लेकिन डेयरी सेक्टर में ये संख्या ज्यादा है। ये लगभग 5000 तक हो सकता है। अच्छा, कि एक अगर 4 लाख या 5 लाख कैपेसिटी की कंपनी है तो उससे लगभग 5 से 7,000 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। आप उसी तरह से प्रॉन देख लीजिए, फिशरीज देख लीजिए, उससे बहुत सारे मछुआरे जो है एक कंपनी से लाभान्वित होते हैं। पहले क्या होता था कि उनका सामग्री फिश बिका तो बिका, नहीं तो वो बर्बाद होता था, शीतलित नहीं हो पाता था, उसको प्रोसेस नहीं कर पाते थे। अब क्या है कि उनसे सीधे कंपनी को लाते हैं, वहां उसको प्रोसेस करके वो अगर आगे मार्केट में जाना है तो ठीक है, नहीं तो वो शीतलित करके काफी दिनों तक उसको प्रिजर्व करते हैं, एक्सपोर्ट भी होता है। तो इससे जो है कि काफी मात्रा में किसानों को लाभ पहुंच रहा है। दूसरा जो प्रश्न आपने किया ट्रेनिंग की, हमारे मंत्रालय में 2 इंस्टीट्यूट हैं जो कि ऑटोनोमस बॉडी हैं। पहला है सोनीपत हरियाणा में, निफ्टम राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान करके है। उसमें 1 दिन की ट्रेनिंग, 7 दिन की ट्रेनिंग, 15 दिन की ट्रेनिंग, ये किसानों को या उद्यमियों को जो अपना उद्योग लगाना चाहता है, विभिन्न तरह के वहाँ जो है ट्रेनिंग दिए जाते हैं। दूसरा जो है कि तंजौर में है IICPT, वहाँ पर भी हमारा जो है संस्थान काफी अच्छा काम कर रहा है। उसका एक ब्रांच गुवाहाटी में भी है। वहाँ भी उद्यमियों को, किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है खाद्य प्रसंस्करण के लिए। दोनों संस्थान हमारे जो हैं वो बीटेक की डिग्री देते हैं, एमटेक और पीएचडी की भी डिग्री देते हैं। तो वहाँ से जो हमारे स्टूडेंट निकल रहे हैं, अभी निफ्टम में पहला बैच, चूंकि बहुत नया संस्थान है, तो पहला बैच बीटेक का निकला है और हाथों हाथ सारे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जो कंपनीज हैं उनको जो है देश ही नहीं विदेश में भी उनके स्टूडेंट जो है अभी पोस्टेड हुए हैं, उनको जॉब लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी इसकी जरूरत है कि हमारे एक भी स्टूडेंट बैठे नहीं रहे। बिल्कुल, और जो है आगे आने वाले जो हमारे जो यूथ है वो इसके अंदर बहुत रुचि ले रहा है। और साथ ही कंवल जी, अभी हम आपसे बात कर रहे थे जितनी फसलों का आपने प्रोसेसिंग किया, आपके गाँव में अगर देखा जाए तो कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं, कितने लोगों को आपने पर्सनल लेवल पे जो है इसकी ट्रेनिंग आपने भी उनको कहीं ना कहीं दी होगी, कितने उद्यमी जुड़े हैं आपके साथ? हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं ज़्यादातर। पहले जब हमने बेबीकॉर्न की खेती शुरू की, पहले 2-3 किसानों ने शुरू की, उसके बाद पूरे गांव ने शुरू कर दिया। उसके गांव के साथ साथ जो लेबर तबका गांव में रहता है वो सब बेबीकॉर्न तोड़ने का काम करते हैं। फिर कि ये ऐसे ऐसे आसपास के 8-10 गाँव में ये फैल गया और तो हजारों किसान हमारे से जुड़ गए, साथ में उन गाँवों की लेबर भी उससे जुड़ गई। फिर उसके पास हमारे यहाँ आए, हमारी जो है 3 यूनिट है इसकी जहाँ हम प्रोसेस करते हैं और 100 के लगभग जो है मजदूर उसमें काम करते हैं। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टर है जो माल ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये ऐसा ही नहीं, और सरकार को भी हम
लाखों में 50-60 लाख रुपए सरकार को भी एक साल में टैक्स के रूप में देते हैं। जी, तो ये बहुत अच्छी बात है, गांव के साथ साथ जो है वो आप सरकार को भी फायदा पहुंचा रहे हैं। वहीं राठी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने सोया की जो है आप उसकी फूड प्रोसेसिंग करते हैं, सोया का खाद्य प्रसंस्करण करते हैं, अब तक आपने कितने उत्पाद बनाए हैं और आपके आगे की क्या प्लानिंग है कि आप सोया में ही रहना चाहते हैं या फिर आप कंवल जी की तरह और भी कुछ फसलें जो हैं वो आप उसमें बढ़ना चाहते हैं, आगे पांव बढ़ाना चाहते हैं उसमें? जी, हमारी ये जो सोया की फील्ड है बहुत लंबी चौड़ी है, इससे कम से कम भी 25 से 30 प्रोडक्ट हम आसानी से बना सकते अब हैं। तक आपने कौन कौन से उत्पाद बनाए? अभी हम सोया दूध बोटलिंग के अंदर, और जैसे मदर डेयरी के पाउच आते हैं ऐसे 500 ml के पाउच हम पैक करते हैं, फ्लेवर्ड में भी और नॉर्मल सोया मिल्क भी जी। और बोटल्स में भी हम बनाते हैं, 200 ml की बोटल्स होते हैं और 200 ग्राम का हमारा पनीर का पैकेट होता है जी जो हमें मार्केट में अवेलेबल करा रहे हैं। जी और इसके अलावा हम सोया आगे आने वाले टाइम में सोया श्रीखंड है और सोया दही है और डॉक्टर झा साहब की टेक्निक है सोया नट्स, जिसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है और सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। जी डॉक्टर साहब जी की टेक्नोलॉजी है कि उसके अंदर से ट्रिप्स इंहिबिटर को इन्होंने 85% तक रिमूव किया जी और ये टेक्नोलॉजी हमें दी है, तो इससे स्वास्थ्य लाभ तो मिलेगा ही और उसकी प्रोडक्ट की लाइफ भी काफ़ी लंबी रहेगी। तो आगे आने वाले समय में आप सोया में ही जो है वो अपने हाथ बढ़ाना चाहते हैं? जी, हम आगे आने वाले समय में सोया में ही हाथ बढ़ाएंगे क्योंकि ये बहुत ही हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। बहुत सारे रोगों में सोयाबीन बहुत लाभकारी है, जैसे डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी है और ये कोलेस्ट्रॉल फ्री भी होता है, जी फैट फ्री भी होता है और शुगर फ्री भी होता है, इसलिए सभी रोगों के अंदर बहुत अच्छा रहता है। और जिम्स के अंदर, हेल्थ इंस्टीट्यूट के अंदर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गए और जो अपने ये जिम क्लब हैं इनके अंदर सबके लिए, बच्चों के लिए हेल्दी भी है जी। और अच्छा भी है। जी, तो फिटनेस के लिहाज से देखा जाए तो बहुत से जो यहाँ पर दिखाई गई हैं फसलें, या फिर कहे कि सोया बहुत अच्छा है फिटनेस के लिहाज से, और यहाँ पे कंवल जी भी बहुत से उत्पाद यहाँ पर लेके आए हैं और उन्होंने बताया कि मशरूम की उन्होंने फूड प्रोसेसिंग की है और साथ ही साथ उन्होंने बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की भी प्रोसेसिंग की है। इसी के साथ आप सभी का मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगी, आप लोग यहाँ पर इतना समय निकाल कर और इतनी अहम जानकारियां जो हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा विषय था खाद्य प्रसंस्करण, आज की जरूरत, जिसपे हमने बहुत सी अहम जानकारियां जो हैं वो हासिल की। कोल्ड चेन नेटवर्क के बारे में बात हुई, पूसा से ट्रेनिंग के बारे में इसमें बात की गई, किस प्रकार से किसान इससे लाभान्वित हो सकते हैं, अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, ये भी हमने जाना। तो आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही, लेकिन अगले कार्यक्रम में फिर लेकर आएंगे कुछ नए विषयों के साथ नए विशेषज्ञ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।